पीछे हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, और विलियन में हमने टॉपिक शुरू किया था अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक चल रहा था। ठीक है ना। अब ये जो अणु संख्या गुणधर्म है, इसमें 3 गुणधर्म हमने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ लिया वाष्प दाब अवनमन, दूसरा गुणधर्म पढ़ लिया क्वथनांक उन्नयन, तो दूसरा गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया, और तीसरा गुणधर्म पढ़ लिया हमने हिमांक अवनमन। तो हमने ये 3 गुणधर्म पूरे कर लिए। ठीक है ना। वाष्प दाब अवनमन डेल पी होता है, क्वथनांक उन्नयन डेल टी बी होता है, और हिमांक अवनमन डेल टी एफ होता है। ठीक, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो गई। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल भी किए थे हमने पीछे 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टियों पर। पहली और दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पर न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे चले अब, तो चौथी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है परासरण दाब। तो अब हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे जिसका नाम है परासरण दाब। तो यदि परासरण दाब को शुरू करें, चौथा अणु संख्या गुणधर्म अगर शुरू करें आज, तो उसकी शुरुआत ऐसे है। हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे परासरण दाब। अगर हमें सबसे पहले परासरण दाब को समझना है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं? पाई से दर्शाते हैं। और वैसे अगर परासरण दाब पढ़ना है तो सबसे पहले हमें परासरण की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। परासरण को अंग्रेजी में ओस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखो। परासरण की परिभाषा आ जाएगी तो परासरण दाब सीख ही जाएंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले परासरण की डेफिनेशन देखनी है। परासरण जो शब्द है वो एबिनोलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और परासरण का तात्पर्य क्या होता है? परासरण का तात्पर्य होता है धक्का देना। ठीक है ना। यानी कि धक्का देना, परासरण का तात्पर्य धक्का देना होता है। और यदि परासरण को समझना है तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग में एक पात्र है, उसके मध्य में ये एक एसपीएम झिल्ली है, यानी इसके मध्य में एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इसके मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा रखी है हमने। ठीक है ना। और इस अर्धपारगम झिल्ली के एक तरफ, इसके एक साइड तो हमने विलायक भर दिया, इसके एक तरफ तो हमने विलायक भर दिया, और एक साइड हमने विलियन भर दिया, एक साइड हमने विलियन भर दिया। ठीक है ना। तो इस बात में इस तरफ तो क्या है? इस तरफ तो शुद्ध विलायक भरा हुआ है, और इस साइड क्या भरा हुआ है? विलियन। ठीक है। इधर विलियन है। विलियन का मतलब इस तरफ विलय और विलायक है। भाई विलियन में विलय भी होता है और विलायक भी होता है। तो इस साइड विलय और विलायक है, दोनों मिक्स है। ठीक है ना। अब होगा क्या कुछ देर बाद ऐसा होगा, इस तरफ जो है वो विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा है, विलायक के अणु अधिक है। तो इस साइड तो विलायक के अणु अधिक है। क्यों? क्योंकि केवल प्योर विलायक है ना इधर, तो इसमें विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। इसमें प्योर विलायक नहीं है, विलय भी है साथ में, इसलिए विलय विलायक आकर्षण बन जाएगा, तो इसके अंदर विलायक के अणु कम हो जाएंगे। तो विलायक के अणु की संख्या कम होगी, तो इसमें विलायक के अणुओं की संख्या कम होगी। ठीक है ना। तो इधर तो विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, इधर विलायक के अणुओं की संख्या कम होगी। ठीक, क्यों होगी इधर विलायक के अणुओं की संख्या कम? क्योंकि इधर की तरफ विलय विलायक आकर्षण है, इसलिए विलायक के अणुओं की संख्या कम पड़ जाएगी। ठीक है ना। अब होगा क्या? ये विलायक के अणु अधिक संख्या से कम संख्या की ओर जाएंगे। इसमें विलायक के अणुओं की संख्या क्या है? अधिक, और इसमें विलायक के अणुओं की संख्या क्या है? कम। तो विलायक के अणु अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन करेंगे, तो ये जो विलियन का स्तर है ऊपर की ओर उठ जाएगा, उठ गया ऊपर की ओर। ठीक है ना। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन ही परासरण कहलाता है। तो परासरण किसे कहते हैं? परासरण का मतलब क्या होता है? परासरण का मतलब होता है अर्धपारगम झिल्ली।
ठीक है ना। तो अर्ध पारगम झिल्ली से, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के कणों का, अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के कणों का किधर से किधर गमन, अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन, अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, ये परासरण की डेफिनेशन है। नहीं, परासरण किसे कहते हैं? परासरण की परिभाषा बनाने के लिए हमने क्या किया, एक अर्धपारगम झिल्ली के एक तरफ विलायक लिया, एक तरफ विलयन लिया। इधर की तरफ विलायक के कणों की संख्या ज्यादा थी, इधर की तरफ विलायक के कणों की संख्या कम थी, इसलिए विलायक के कण अधिक संख्या से कम संख्या की ओर प्रवेश कर गए। ऐसा तभी तो होता है कि हम पानी भरा, पानी के अंदर किशमिश डाल देते हैं तो कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है। इसका मतलब विलायक बाहर से अंदर चला गया, इसलिए किशमिश फूल गई। इसका मतलब ये क्रिया भी ओस्मोसिस से परासरण क्रिया है ये भी, ठीक है ना। तो परासरण में विलायक किधर से किधर गमन करता है, विलायक के कण किधर से किधर जाते हैं, अधिक संख्या से जाते हैं कम संख्या की ओर, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन परासरण कहलाता है। इधर हमने विलायक लिया, इधर विलयन लिया, तो विलयन का स्तर ऊपर की ओर उठ गया, यानी ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है विलयन का स्तर, ठीक है ना। तो विलयन का स्तर जब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो उस क्रिया का नाम ही तो परासरण आया। नहीं, तो परासरण को समझे आप भाई, परासरण में है क्या, एक साइड विलायक है, एक तरफ विलयन है। आपको विलायक के कणों की संख्या देखनी है, किधर ज्यादा है और किधर कम है। इस साइड विलायक के कणों की संख्या ज्यादा है, इस साइड विलायक के कणों की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि इसमें विलय विलायक आकर्षण है, इसलिए विलायक के कणों की संख्या कम हो गई, कम हो गई ना। तो इधर विलायक के कणों की संख्या कम है। अब जब परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवेश करके इधर आएंगे, इस साइड आएंगे, अधिक संख्या से किधर की ओर आएंगे, कम की ओर आएंगे। तब इस क्रिया को ही क्या नाम देंगे, इस क्रिया को ही नाम देंगे परासरण, ठीक है ना। तो ये एक परासरण क्रिया है। लेकिन परासरण दाब क्या होता है? अभी तक हमने क्या सीखा, परासरण। परासरण शब्द एबिनोलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया। परासरण का तात्पर्य धक्का देना होता है। परासरण किसे कहते हैं? किसी अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन ही परासरण कहलाता है। जैसे जैसे जब किशमिश को जल में डालते हैं तो फूल जाती है, तो इसका मतलब वो क्रिया परासरण है, ठीक है ना। किशमिश के अंदर बाह्य जो आवरण होता है वो क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है उसकी, ठीक है ना। अब हमें इस क्रिया को परासरण दाब में बदलना है। तो परासरण दाब क्या होता है? अब मैं इस विलायक की सतह पर, सॉरी विलयन की सतह पर दाब लगा दूं, तो यहां एक पिस्टन लगा दी मैंने, ये एक पिस्टन है, ठीक है ना। अब ये पिस्टन दाब लगा दी। अब इस पिस्टन के द्वारा जो दाब लग रहा है ये दाब पाई है, इस दाब का नाम ही परासरण दाब है। अगर मैं इस विलयन की सतह पर पिस्टन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो गमन है ये रुक जाएगा, ठीक है ना। विलायक के कणों का गमन रुक जाएगा। विलायक के कण अभी विलायक से किधर आ रहे थे, विलयन की ओर आ रहे थे। अगर मैं पिस्टन लगा दूंगा तो ये गमन रुक जाएगा। तो परासरण दाब क्या है? ये परासरण दाब एक द्रव स्थैतिक दाब है। भाई परासरण दाब कैसा दाब होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यानी द्रव स्थैतिक दाब होता है, ठीक है। तो परासरण दाब एक द्रव स्थैतिक दाब होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है। और परासरण दाब में होता क्या है, ये विलयन की सतह पर लगा, परासरण दाब कहां लगा, विलयन की सतह पर लगा। तो इसने क्या किया, वह दाब जो विलायक के कणों के गमन को रोक देता है। भाई अब विलायक के कणों का गमन नहीं होगा ना, ऊपर अपन पिस्टन लगा देंगे तो क्या विलायक के कण इधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो परासरण दाब क्या है? एक ऐसा द्रव स्थैतिक दाब है जो विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं परासरण दाब की परिभाषा लिखूं तो क्या बनेगी परासरण दाब की परिभाषा? परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब, वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन की सतह पर, जो विलयन की सतह पर, ठीक है ना, कहां लगता है, विलयन की सतह पर लगता है। विलयन की सतह पर
लगने से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है। विलायक के कणों के गमन को रोक देता है। तो विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना। तो परासरण दाब क्या है? वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन की सतह पर लगने से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परासरण दाब कहा जाता है। ठीक है ना। और परासरण दाब को किससे डिनोट करते हैं? पाई से, यानी पाई से दर्शाते हैं। ठीक। तो ये हमारे सामने परासरण दाब की डेफिनेशन हो गई। लेकिन दाब के लिए हम गैसों का नियम पढ़ते हैं, यानी आदर्श गैस का नियम पढ़ा जाता है दाब के लिए। तो दाब के लिए जब आदर्श गैस का नियम पढ़ा जाता है तो परासरण दाब का गणितीय निरूपण, तो परासरण दाब का मान निकालते कैसे, इसका गणितीय निरूपण कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? पीवी बराबर एनआरटी। ये होता है गैसों के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब पी की जगह पाई लगा दिया तो पाई वी बराबर एनआरटी। ठीक है। पाई बराबर क्या हो गया? एन अपॉन बी आर टी। अब चूंकि एन अपॉन बी क्या है? एन अपॉन बी का मतलब मोल बटे आयतन, और मोल बटे आयतन को क्या कहते हैं? सांद्रता, यानी सी। तो पाई बराबर क्या हो गया? सी आर टी। तो परासरण दाब का सूत्र क्या हुआ? पाई बराबर सी आर टी हुआ। ठीक है। फिर देख लो भाई, दाब के लिए गैसों का नियम पढ़ते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है ना। तो पी को क्या कर दिया? पाई। ये तो गैसों का दाब, हमें परासरण दाब पढ़ना है तो पी की जगह पाई कर दिया। पाई का मतलब परासरण दाब हो गया। बी है ही हो का यूं। ठीक है ना। और एनआरटी है ही, एनआरटी है ही। ठीक है। पाई बराबर क्या हो गया? एन अपॉन बी आर टी हो गया। चूंकि एन अपॉन बी बराबर क्या होता है? मोल बटे लीटर। आयतन को लीटर में ही तो लेते हैं। मोल बटे लीटर सांद्रता की इकाई होती है, मोल प्रति लीटर। और सांद्रता को सी से लिखा तो पाई बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? सी आर टी। ठीक है। अब किसी परासरण दाब की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना कैसे की जाती है? नहीं, तो परासरण दाब की सहायता से किसकी गणना करना सीखे? विलेय के अणुभार की गणना। तो परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं? चूंकि हम जानते हैं पाई बराबर एन अपॉन बी आर टी हो गया ना। और चूंकि एन बराबर क्या है? मोल, और मोल बराबर क्या है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार एम अपॉन डब्ल्यू। तो पाई बराबर क्या हो गया? एम आर टी अपॉन डब्ल्यू वी। और अगर इस डब्ल्यू को इधर ले लूं तो क्या बन गया? एम आर टी अपॉन पाई वी। ये अणुभार निकालने का सूत्र होगा। ठीक है ना। परासरण दाब की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना। तो परासरण दाब की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना ऐसे होती है। अब यहां पर एम क्या है? यहां एम का मतलब क्या है? एम बराबर विलेय की मात्रा। एम का मतलब विलेय की मात्रा। आर बराबर गैस नियतांक। ठीक है। कैपिटल टी बराबर परमताप। तो कैपिटल टी का मतलब परमताप है। पाई बराबर परासरण दाब। पाई का मतलब परासरण दाब है। और वी का मतलब आयतन है, वॉल्यूम। ठीक है ना। और डब्ल्यू का मतलब क्या है? अणुभार, यानी विलेय का अणुभार है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो परासरण दाब निकालने का है, और इस फॉर्मूले से विलेय के अणुभार की गणना की जाती है। ठीक है ना। तो हमने अणुभार की गणना कैसे की? विलेय के अणुभार की गणना कैसे की जाती है? किसी भी विलेय का अणुभार यदि हम निकालेंगे तो पाई बराबर एन अपॉन बी आर टी से शुरू करेंगे। पाई बराबर एन अपॉन बी आर टी। एन का मतलब मोल है, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है। पाई बराबर एम आर टी अपॉन डब्ल्यू वी होता है। डब्ल्यू का मान एम आर टी अपॉन पाई वी होता है। एम का मतलब ग्राम में मात्रा, गैस नियतांक, परमताप, परासरण दाब और आयतन। डब्ल्यू का मतलब विलेय का अणुभार। ठीक है ना। तो ये किसी भाग के अंदर परासरण दाब निकालने का तरीका है। तो ये हमारा चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म था। ठीक है ना।
चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म था जिसका नाम क्या था, परासरण दाब। नहीं, अब वो इसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे देता है, नहीं, अगर हम न्यूमेरिकल में चले तो इसके न्यूमेरिकल कैसे हो गए, तो उसके लिए शुरुआत करें हम न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, कि भाई किसी का अगर हमें परासरण दाब वो निकलवाएगा तो वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। किसी भी भाग का अगर परासरण दाब हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे उसने प्रश्न दिया 5% यूरिया का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब बताइए। ठीक है भाई, 5% यूरिया का 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या बताओ, परासरण दाब बताओ। ठीक है ना, तो कैसे बताएं इसका परासरण दाब, वैसे होगा माना कुल विलयन। ठीक, तो माना कुल विलयन कितने का, 100 ml का है। कितने ml का है, 100 का है। उसमें यूरिया कितना है, उसमें यूरिया 5 ग्राम है भाई, 5% यूरिया है, तो यूरिया की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम है उसके अंदर। और यूरिया का अणुभार कितना होता है, अणुभार NH2CONH2 बराबर 60 होता है। ठीक है ना भाई, 14 दूनी 28, 28 और 4 32 और 28 60 हो गया। ठीक है ना, 32 और 28 60 हो गया इसके अंदर, तो यूरिया का अणुभार इतना है। ठीक है, अब हमारे सामने किस किस का मान बचा, एक आर का मान बचा, आर बराबर क्या है 0.0821, ये आर का मान उसने दे रखा है, देगा वो न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, अब पाई बराबर क्या होता है, N/VRT होता है, और N बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है, तो पाई बराबर M/W RT/V। ठीक, अब परासरण दाब इससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अणुभार RT और V का मान। ठीक है ना, तो क्या आएगा, पाई बराबर ग्राम में मात्रा 5, R का मान 821, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है ना, W अणुभार है, अणुभार कितना 60 और आयतन कितना 100, हो गया ये भाग भी इसका, हो गया ना। अब हमारे सामने परासरण दाब इससे निकल कर आएगा जितना भी होगा, नहीं, कुल विलयन इतने का है 100 का, यूरिया 5% है। ठीक है ना, यूरिया का अणुभार 60 होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार RT/V। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको देखना क्या है, आपको यही देखना है कि यूरिया की परसेंटेज कितनी है, 5% है, 5 ग्राम यूरिया होगा, अणुभार यूरिया का 60 होता है, यह कितने में होगा, 100 ml में होगा, तो 100 ml में यूरिया कितना 5 है भाई, 100 ml टोटल विलयन में यूरिया का मान कितना है, 5 ग्राम है, यूरिया का अणुभार कितना है 60 ही होता है, तो यूरिया का अणुभार तो 60 ही होगा। ठीक है, अगर हम इसको काटें, ये हो गया, ये 20 बार चला गया, ठीक है ना, ये 4 बार कट गया, हो गया ये, तो पाई बराबर कितना आया 0.0205, ये पाई का मान आ गया ATM एटमोस्फेयर। ठीक है ना, तो 0.0205 एटमोस्फेयर। ठीक है, या इसको आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई बराबर 2.05 इंटू 10 की पावर 2 छोड़ के लगाइए -2 ATM। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने परासरण दाब का मान निकल कर आ गया। नहीं, तो परासरण दाब की स्थिति ये है, इस परासरण दाब पर अब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो स्थिति इसकी रही। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट अगला देखें इसी में न्यूमेरिकल, क्योंकि जो परासरण दाब होता है उस परासरण दाब में 3 टाइप के सॉल्यूशन चलते हैं।
नहीं, जैसे एक होता है समपराश्री विलयन, एक विलयन होता है जिसको क्या बोलते हैं, समपराश्री विलयन। समपराश्री विलयन का मतलब दो भिन्न भिन्न विलयन है लेकिन जिनके परासरण दाब समान प्राप्त हो जाए। ठीक है, दो भिन्न विलयन लेकिन उन दोनों भिन्न विलयनों के परासरण दाब कैसे प्राप्त हो जाए, समान प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो दोनों भिन्न विलयनों के परासरण दाब समान प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक, अब दोनों भिन्न विलयनों के परासरण दाब समान कैसे प्राप्त होंगे? नहीं, समपराश्री का मतलब क्या होता है, दो भिन्न विलयन जिनके परासरण दाब कैसे प्राप्त हो, समान। जैसे 5% यूरिया, 5% यूरिया का परासरण दाब, ठीक है ना, ग्लूकोज के कितने प्रतिशत के समपराश्री होगा? यानी 5% जो यूरिया का परासरण दाब है वो बताओ ग्लूकोज के कितने परसेंट के समपराश्री होगा। ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज में कितना परसेंट लूं कि ग्लूकोज का विलयन और यूरिया का विलयन आपस में समपराश्री हो जाए। यूरिया तो मैं 5% लूंगा लेकिन यूरिया का 5% ग्लूकोज के कितने प्रतिशत के समपराश्री होगा। ठीक है ना, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल ही समझो। यानी इधर तो यूरिया है और इधर बराबर है, समपराश्री है, तो मतलब दोनों का परासरण दाब समान आना चाहिए। और इधर किसका, ग्लूकोज का, दोनों का परासरण दाब समान आना चाहिए। अब यूरिया तो कितना परसेंट है, 5% है, ग्लूकोज की परसेंटेज मुझे पता नहीं, निकालनी है। ठीक है, इसका परासरण दाब पाई1 बराबर होना चाहिए किसके, पाई2 के। यानी यूरिया का परासरण दाब ग्लूकोज के परासरण दाब के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यूरिया का परासरण दाब पाई1 है, ग्लूकोज का परासरण दाब पाई2 है और दोनों का परासरण दाब समान आना चाहिए। ठीक है, कैसे, यूरिया का 5% मतलब इसको मैं लिखूं तो सूत्र क्या होता है, CRT, या इसको लिख दूं N/VRT, या इसको लिख दूं M/WV। ये तो यूरिया का परासरण दाब निकलेगा, बराबर इसका MRT/WV होगा ना। यूरिया की मात्रा कितनी, 5% है, यूरिया का अणुभार कितना, 60 होता है अणुभार, बाकी राशि सेम कर दो, RT/V बराबर। ग्लूकोज की मात्रा कितनी पता नहीं, निकालनी है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है, C6H12O6 है, तो C6H12O6 है, इसका अणुभार 180 आएगा, 72, 12 और 96। ठीक है, और ये होगा RT/V। अब RT/V से तो RT/V कट गया, ये 3 बार कट गया, इसका मतलब 15, यानी M बराबर कितना आ गया, 15। तो हमें ग्लूकोज कितना परसेंट लेना पड़ेगा, ग्लूकोज हमें 15% लेना पड़ेगा। यानी यूरिया का 5% का परासरण दाब और ग्लूकोज के 15% का परासरण दाब बराबर आएगा। ठीक है ना, यूरिया का 5% का परासरण दाब और ग्लूकोज के 15% का परासरण दाब दोनों क्या आएंगे, समान प्राप्त होंगे। ठीक है ना, इसका मतलब यूरिया और ग्लूकोज का विलयन समपराश्री हो जाएगा। पर कब होगा समपराश्री, जब यूरिया तो हम 5% का विलयन बनाए और ग्लूकोज का कितना परसेंट का बनाए विलयन, 15% का बनाए। ठीक है ना, तो ये दोनों विलयन आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समपराश्री विलयन हो जाएंगे। तो समपराश्री विलयन क्या होते हैं, समपराश्री विलयन वो होते हैं जिनके दो भिन्न भिन्न विलयनों के परासरण दाब यदि समान प्राप्त हो जाए तो उन दोनों भिन्न विलयनों को क्या कहेंगे, समपराश्री विलयन कहेंगे। ठीक है ना, अगर हमें किसी समपराश्री विलयन के परासरण दाब की गणना करनी होती है तो उसकी गणना इसी प्रकार करते हैं। हमने छोटा सा प्रश्न लिया, समपराश्री में 5% यूरिया और ग्लूकोज, तो 5% यूरिया की स्थिति तो ये चल रही 5/60, 5% है, 60 अणुभार होता है RT/V। ग्लूकोज इसकी परसेंटेज निकालनी थी, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, 60 या 180, 3 पंजे 15। ठीक है ना, तो ये 15% के बराबर हो गया। नहीं,
तो यूरिया और ग्लूकोज का समपराश्रयी विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूरिया तो 5% लेना पड़ेगा और ग्लूकोज 15% लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था परासरण दाब। नहीं, अगर किसी की हम तुलना कर लें, एक होता है अति पराश्रयी और एक होता है अल्प पराश्रयी और एक होता है समपराश्रयी। अब तीनों को देख सकते हो ना, अगर दोनों भिन्न भिन्न विलयनों का परासरण दाब बराबर आ जाए तो वो समपराश्रयी। अगर पहले विलयन का परासरण दाब कम है दूसरे से, नहीं, तो इसका मतलब वो अति पराश्रयी और ज्यादा है तो अल्प पराश्रयी, ठीक है ना। तो जिस विलयन से हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने पर यदि हमारा परासरण दाब अधिक प्राप्त हो जाता है तो वो अति पराश्रयी सॉल्यूशन कहलाता है, और यदि परासरण दाब कम प्राप्त होता है तुलना करने पर तो वो अल्प पराश्रयी कहलाता है। यदि परासरण दाब समान प्राप्त होता है तो वो समपराश्रयी विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने परासरण दाब की स्थिति हो गई। तो आज ही हमारा टॉपिक पूरा हो गया जिसका नाम क्या था? अणु संख्या के गुणधर्म। अभी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हुई है, ठीक है ना। और इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टियों की छोटी सी जो समरी है वो ऐसे ही है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? वाष्प दाब अवनमन, और ये डेल पी होता है। डेल पी का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो वाष्प दाब अवनमन का सूत्र था। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? क्वथनांक उन्नयन, इसको डेल टी बी कहते थे, बराबर क्या था? के बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी, ठीक है ना। ये हमारे सामने क्वथनांक उन्नयन था। इसके बाद तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? उसका नाम था हिमांक अवनमन, और हिमांक अवनमन को किससे लिखते थे? डेल टी एफ से। और डेल टी एफ बराबर क्या होता था? के एफ एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा अंतर थोड़ी था। ये वाष्प दाब अवनमन था, ये किस नियम से चला था? राउल नियम से, ठीक है ना। 3 अणुसंख्यक गुणधर्म तो ये थे। ये तीनों अणुसंख्यक जो गुणधर्म है ये तीनों तो समान थे। और चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या था? अभी परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, क्या होता है? सीआरटी होता है। और वैसे पाई बराबर क्या होता है? एन अपॉन बीआरटी होता है, ठीक है ना। या परासरण दाब में पाई बराबर क्या होता है? एम अपॉन डब्ल्यू वी आर टी होता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने परासरण दाब हो गया। तो हमारे सामने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टियों की तुलना है। ये डेल पी निकालने का फॉर्मूला है, यानी वाष्प दाब अवनमन को निकालने का सूत्र है। अणुभार निकालने के लिए डब्ल्यू ए इधर आ जाता है, डेल पी इधर आ जाता है। ये क्वथनांक उन्नयन निकालने का सूत्र है। इस के बी को क्या कहते थे? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये हिमांक अवनमन निकालने का सूत्र है, और ये परासरण दाब निकालने का सूत्र है, पाई बराबर सीआरटी। तो ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म पूरे हो गए आज हमारे, ठीक है ना। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, चारों ही पूरी है, ठीक है ना। चारों की समरी ये रही, छोटे छोटे 4 सूत्र हैं इनके। नहीं, थोड़ी इनकी हिंदी याद रखें कि भाई जैसे तुलना जब करते हैं कि अभी कहा कि जैसे किशमिश वाला उदाहरण है तो वो परासरण दाब में आएगा। अगर हम शक्कर 1 चम्मच शक्कर जल में डाल दें तो बताओ उसके वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो 1 चम्मच शक्कर अगर डालेंगे तो विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब घटता है। तो 1 चम्मच शक्कर अगर 1 गिलास पानी में डाल देंगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। और रही बात परासरण दाब की, तो परासरण दाब जो क्रिया है वो अर्धपारगम झिल्ली से चलती है, ठीक है ना। वो डायग्राम था, उस डायग्राम के आधार पर चलेंगे उसमें, ठीक। तो कल नेक्स्ट वीडियो में असामान्य मोलर द्रव्यमान